के शो में 20 शहरों के चंद मुकामात को मुकम्मल बंद रखने का फैसला, स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारी। वफाक का सिंध के 3 बड़े अस्पतालों का कंट्रोल संभालने का फैसला। अपोजिशन की जानिब से मिनी बजट समेत मजीद टैक्स लगने की पेशन गोइयां। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। जो कराची के अहम अस्पताल हैं 3 NICVD NICH और इसके साथ साथ हमने देखा है जिना के हवाले से वफाकी हुकूमत ने इनको अपनी तहवील में लेने का फैसला इससे कबल किया था। फिर जुलाई में इस फैसले को वापस लिया गया था 2019 में, लेकिन अब एक बार फिर 14.18 अरब रुपए इस बजट में रखे गए हैं। पहले प्रोग्राम का आगाज इन अस्पतालों से कर लेते हैं क्योंकि ये सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के माबैन अहम इशू रहा है। इस मसले का आखिरकार क्या बेहतर होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए या नहीं, ये सवाल उठाते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब तर्जुमान सिंध हुकूमत प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, जिनसे आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। हमारे दीगर पैनलिस्ट में नुसरत वाहिद साहब तहरीक इंसाफ से और कैसर शेख साहब नून लीग से होंगे, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब से पहले स्टार्ट करते हैं। मुर्तज़ा साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपको ऑफिशियल इंटीमेशन अभी तक हुई है वफाक की तरफ से इस बारे में कि कंट्रोल किस तरह संभाला जाएगा और या मामला तो किस तरह तय किया जाएगा आगे, और किस तरह से वफाक आगे प्लान्स रखती है, इस बारे में कुछ ऑफिशियली आपको इंटीमेट किया गया है? नहीं सुफियान साहब, अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं है। अच्छा। कि किस तरीके से वफाकी हुकूमत प्लान कर रही है इन तीनों अस्पताल के कंट्रोल संभालने को, क्या बजटरी एलोकेशन होगी, किस तरीके से वो अखराजात किए जाएंगे। उसके अलावा जो माजी में पिछले 9 से 10 साल में सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए इन तीनों अस्पतालों की डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट पे और एक्सपेंशन पे खर्च किए हैं, वो अखराजात कब वफाकी हुकूमत सिंध गवर्नमेंट को वापस करेगी, इस हवाले से कोई ऑफिशियल इंटीमेशन वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं है, एक खामोशी है। ये चीज़ें इसलिए बड़ी अहम है सुफियान साहब कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुताला करते हैं जो कि शॉर्ट ऑर्डर आया था 7 जनवरी 2019 को और डिटेल्ड फैसला 17 जनवरी 2019 को आया था, उस डिटेल्ड फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये सादर फरमाया है कि एक तरफ वफाकी हुकूमत को इंडेमनीफाई करना होगा उस कॉस्ट के ऊपर, उस खर्चे के ऊपर जो कि सूबाई हुकूमत ने किए हैं, और दूसरा एस्पेक्ट ये था कि जब तक ये बजटरी एलोकेशन, जब तक ये लवाजमात के कैसे इसका कंट्रोल संभाला जाएगा, क्या वो तरीक़ेकार होगा, जब तक वो चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान तय नहीं पाई जाती, तब तक इसका कंट्रोल जो है सूबाई हुकूमतों के पास रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा है। अच्छा, तो इस बारे में जब आपको ऑफिशियल इंटीमेट नहीं किया गया, आपने कोई आपकी अपनी कैलकुलेशन की 10 साल के आप कहना फंड्स हैं जो वाजिब अदा है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट डिसीजन, यानी कितने दरकार होंगे आपको फंड्स? अगर देखिए सुफियान साहब, इस साल जो हम अभी इतना बजट पास करने जा रहे हैं, इस साल लगभग कोई 19 अरब रुपए इन तीनों अस्पतालों के लिए हमने रखे हैं। पिछले साल की अगर आप बात करते हैं तो 15 अरब थे, और उससे पहले अगर आप देखें तो कॉन्स्टेंटली हमने अपने बजट को बढ़ाते चले आ रहे हैं। आप इसका मिसाल आप ये ले सकते हैं कि 2011 में जब हमने ये तीनों अस्पताल टेक ओवर किए तो इन तीनों अस्पतालों का कलेक्टिव बजट गालिबन 1 अरब रुपए था तकरीबन। इस अमाउंट को हम पिछले 9-10 साल में बढ़ा के ग्रेजुअली कितने बड़े लिमिट पर लेके गए, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट सिंध गवर्नमेंट हैड मेड। NICVD आप सब जानते हैं कि पहले सिर्फ कराची शहर में था, अब कराची शहर के अंदर मेन कैंपस के अलावा बिहारी जनरल हॉस्पिटल में एक और कैंपस खुला है, कराची में 12 जगहों पे इसके चेस्ट पेन यूनिट खुले हैं, उसके अलावा आपने हैदराबाद में, टंडो मोहम्मद खान में, थर पार्कर में, खैरपुर में, नवाबशाह में, सेवन में, लाड़काना में, सखर में आपने इसके सैटेलाइट सेंटर्स खोले हैं। तो जिस तरीके से हमने एक्सपैंड किया है, इसके खर्चात बढ़ते चले गए। सिमिलरली अगर आप JPMC की बात करते हैं तो 2010-11 का आपको JPMC याद होगा, एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में था, बट आज अगर आप जाते हैं JPMC में तो एक डिफरेंट सिचुएशन है। ट्रेमेंडस इन्वेस्टमेंट वहाँ हुई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है, कैंसर के अंदर मुफ्त इलाज वहाँ पर हो रहा है, रेडियोलॉजी का मुफ्त इलाज हो रहा है वहाँ पे, उसका गायनी वार्ड बहुत जबरदस्त है, कैंसर के हवाले से काम हो रहा है, उसका जो इमरजेंसी यूनिट है, जो इमरजेंसी सेंटर है, वो सारे पाकिस्तान के सामने है। तो मैं समझता हूँ जितनी डेवलपमेंट हुई है पिछले 9-10 साल में, इवन हमारे जो नाकदीन है वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इन अस्पतालों के अंदर बड़ा एग्जाम्पलरी काम सिंध हुकूमत ने किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि फिर आपने कहा जिस तरह बजट में 20 अरब रखे गए थे,
ये जो बजट अब आएगा इसमें फिर आप लोग रखेंगे फंड्स, क्योंकि ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट ने 14.18 अरब रुपए एलोकेट कर दिए हैं, तो आप लोग भी रखेंगे या अब आपने अपने बजटरी जो ग्रांट्स होंगे उसमें आप लोग उस हिसाब से अब नहीं रखेंगे आप लोग ग्रांट्स? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने सफियान पूछा। जो पिछला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, वो जनवरी 2019 का था। उसके बाद जून 2019 में वफाकी हुकूमत ने खुद अपना बजट पास किया। उस बजट में वफाकी हुकूमत ने इन तीनों अस्पतालों के लिए एक पैसा नहीं रखा। 2 जुलाई को वफाकी काबीना का इजलास होता है। वफाकी काबीना खुद फैसला करती है, आप चाहेंगे कागजात में आपको दे दूंगा, जिसमें वफाकी काबीना वजीर आजम की सरबराही में कहती है कि जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे, उसको बरूए खातिर लाते हुए हम अस्पताल को नहीं चला सकते, देयरफॉर इन अस्पतालों को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये फैसला तो वफाकी हुकूमत माजी में खुद कर चुकी है। जब वफाकी हुकूमत ने इसके लिए बजटरी एलोकेशन नहीं की तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नेचुरली वो इन अस्पतालों को बंद तो नहीं कर सकती थी। हमने इन अस्पतालों को एक बार फिर बेल आउट किया। पिछले साल भी हमने अस्पतालों के लिए पैसे अपने बजट में रखे, और अब जो इंशाल्लाह हम परसों अपना बजट पेश करने जा रहे हैं असेंबली के सामने, उसके अंदर भी तकरीबन 19 अरब रुपए इन 3 अस्पतालों के लिए एलोकेट किए जा रहे हैं। नहीं, डिस्पाइट दैट के वफाक ने रख दी है, फिर भी आप 19 अरब रखने जा रहे हैं, तो ओवरलैप हो जाएगा कि मतलब किस तरह से कौन चलाएगा? आप चलाएंगे, वो चलाएंगे? ये 19 अरब रुपए जो आप रख रहे हैं इसका क्या फायदा? वो 14 अरब रख रहे हैं, या 30 अरब मुश्तरका रख के क्या करेंगे? मतलब समझ में नहीं आ रहा किस तरह होगा मुहासा। मैं आपको समझा दूं जी। इन तीनों अस्पतालों को सिंध हुकूमत चलाएगी। अच्छा। वो इसलिए चलाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में खुद कहा है कि जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसका कंट्रोल जो है वो सिंध हुकूमत के पास रहेगा। तो जब तक वो हमारे अखराजात हमको वापस पे ऑफ नहीं करते और तमाम लवाजमात हमसे तय नहीं करते, इसका कंट्रोल हमारे पास रहेगा। क्योंकि कंट्रोल हमारे पास रहेगा, इसके अखराजात बेयर करना हमारी जिम्मेदारी, और इसलिए हमने 19 अरब रुपए अपने बजट में रखे हैं। रखते हैं। तो मतलब वो कहते हैं कि हम जुलाई तक टेक ओवर करेंगे, जो हमने अब तक जफर मिर्जा साहब का बयान सुना है, तो टिल जुलाई आपके सारे मामला क्लियर कर दें, ड्यूज क्लियर कर दें, देन यू कैन, आप कह रहे हैं कि प्रोसीजरली लीगली दे कैन टेक ओवर। पहले सफियान साहब प्रोसीजर फॉलो तो करना शुरू करें ना, उसके बाद टाइमलाइन हम तय कर लेंगे। और मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जफर मिर्जा साहब, मैं बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहूंगा, ये फैसला जफर मिर्जा साहब नहीं कर सकते। ये फैसला वफाकी काबीना का है। 2 जुलाई को वफाकी काबीना वो मजाज अथॉरिटी थी जिसने फैसला किया कि इन अस्पतालों को सूबाई हुकूमत के मातहत किया जाएगा, उनको दे दिया जाएगा। तो मिस्टर जफर मिर्जा इज नो वन टू बी डिसाइडिंग ऑन दैट। ये वफाकी काबीना का फैसला है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का फैसला है, एक आईनी बॉडी का फैसला है। जफर मिर्जा साहब उस फैसले को ओवर रूल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपने भी इंटेंशन ही बताई कि बजट में है, और ये डेफिनेटली है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जब तक हमारे हाथ में तो हम तो बजट रखेंगे, और डेफिनेटली बनता भी है। मुर्तज़ा साहब, आपका शुक्रिया, आपने मौक़िफ़ दिया इस बारे में। कैसर शेख साहब नून लीग के MNA भी हमारे साथ हैं, नुसरत वाहिद साहबा MNA इंसाफ। मैं पहले नुसरत साहब आपका जवाब लेना चाहूँगा। आपने पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ सुना, ये बजट में 19 अरब रखने जा रहे हैं, जो परसों बजट सिंध का आ रहा है। आप लोग 14 अरब रख चुके हैं। ये कहते हैं हमारे ड्यूज क्लियर कर दें, जो लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो कर लें, उसके बाद भले टेक ओवर कर लें कराची के जिन्ना सिविल और NICVD का, NICVD और NICH का। तो अब आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में आपने मुझे इन्वाइट किया। देखें इस वक्त ये कहना बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन ये बात फैक्ट है, हर बंदा जानता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, और जो रहे सहे पैसे थे, इकॉनमी थोड़ी सी इस्टेब्लिश होने शुरू हुई थी, तो ये कोरोना ने आके सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया। अब हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए या कोई भी चीज़ इस वक्त जो चलाई जा रही है उसके लिए कर्ज लिया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत के पास लिटरली इस वक्त पैसे नहीं हैं। क्योंकि एहसास प्रोग्राम में हमने बाकियों के बहुत ज़्यादा कटौती की, लेकिन उसको डबल कर दिया, क्योंकि हम चाहते थे कि गरीबों के लिए हालात बेहतर हों। अब हॉस्पिटल्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये हमारी हुकूमत जो है वो 14 अरब दे रही है, और ये कह रहे हैं कि ये 19 अरब देंगे, लेकिन उससे पहले वे ड्यूज़ चाहते हैं। ड्यूज़ जो पहले इनको मुख्तलिफ तरक्याती कामों में ड्यूज़ मिलते रहे, वो इन्होंने किस चीज़ में लगाए? मुझे बताएं कि इनके यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि 75% जो है बजट वापस चला जाता था। हेल्थ की बात नहीं कर रही मैं, बाकी चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो हेल्थ में भी इनको अगर नहीं मिले इनके ड्यूज़, हमारी गवर्नमेंट ने नहीं दिए या पिछली वाली गवर्नमेंट ने नहीं दिए, तो ये इनको पहले चाहिए था कि इस बात को उठाते और उनसे पिछली गवर्नमेंट से मांगते। ये तो कोर्ट का फैसला बता रहे हैं कि कोर्ट ने फैसला ये किया है कि जो इन्होंने 10 साल में खर्चा किया है, 2011 में 1 अरब था बजट, आज वो कहते हैं 20 अरब बजट है, तो ये पूरे 10 साल का जो खर्चा है ये आप देंगे, उसके बाद यू कैन टेक ओवर दीज हॉस्पिटल्स। तो कहते हैं आप लीगल प्रोसीजर यू शुड फॉलो, उसके बाद हमें मसला नहीं, आप ले लें हॉस्पिटल। जो कोर्ट का फैसला है उसकी रोशनी में कह रहे हैं।
बिल्कुल सही है। कोर्ट ने अगर कहा है कि ये दें तो गवर्नमेंट देगी, कहीं ना कहीं से देगी। जाहिर है जैसे वो बाकी चीज़ों के लिए कर्ज लेके दे रहे हैं, इसी तरह इनको भी देंगी, क्योंकि हॉस्पिटल संभालने अब हम लोगों ने, क्योंकि जो हालत सिंध की है उसके लिए जितने मर्जी ये बुलंद दावे कर लें कि इनके इतने हॉस्पिटल्स हैं और इतने काम हो रहे हैं और लोग बाहर से आके इलाज करवा रहे हैं, असल में इस तरह की कोई चीज़ जब सिंध के अंदर चले जाओ तो इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आपको पता है कुत्ते की वैक्सीन नहीं है, बच्चे, इंसान, बड़े सब मर रहे हैं सिर्फ वैक्सीन के ना होने की वजह से। एड्स का आपको पता है कितनी तेज़ी के साथ एड्स फैला है, सिर्फ इसलिए कि वो सिरिंजेस गलत इस्तेमाल हुए। आज भी तस्वीरें आती हैं कि लोग चरपाइयों पे लेटे हुए हैं और उनके ऊपर ड्रिप्स लगी हुई है और एक बंदा पकड़ के ड्रिप खड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि इनको इतना इन्होंने काम किया सिंध के अंदर कि वहाँ के हालात आपने ये कहा। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। कैसा शेख साहब से भी गुफ्तगू करते हैं इस बारे में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस। 14 अरब वफाक ने रखे हैं, सिंध हुकूमत 19 अरब रखने जा रही है, जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने अभी बताया परसों के सिंध के बजट में। तो हॉस्पिटल्स पे टोटल आप समझ लें तो उस वक्त तकरीबन जो है वो 35 अरब रुपए आप कह सकते हैं, 34 से 35 अरब रुपए जो है रखा जा रहा है। चलाएगा कौन, अभी ये मामला क्लियर होगा। इस ब्रेक के बाद मज़ीद सवाल हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवाल। कराची के 3 अस्पताल NICVD, इसके साथ NICH और जिना, इन 3 अस्पतालों का जो कंट्रोल है वफाक अपने हाथ में ले रहा है। अभी कुछ देर कबल मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि तकरीबन 19 अरब रुपए जो बजट परसों पेश होने जा रहा है, सिंध हुकूमत उसमें बजट रख रही है इनके लिए। वफाकी हुकूमत तकरीबन 14.18 अरब रुपए इन 3 अस्पतालों के लिए मुख्तस कर चुकी है इस बजट में जो पेश हुआ है। ये कंट्रोवर्सी तो है, लेकिन आज ही बजट के सेशन के दौरान इस असेंबली यानी नेशनल असेंबली में ख्वाजा आसिफ साहब ने नून लीग के जो रहनुमा हैं एक अहम मुतालबा कर दिया। वो मुतालबा क्या है आपको सुनवाते हैं, फिर से बात भी करते हैं। लेट्स हियर दिस कि ख्वाजा आसिफ साहब ने मुशीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से क्या मुतालबा किया। लेट्स हियर दिस। मैंने आपको बताया है, मैं आखिर में फिर रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नर स्टेट बैंक को और फीस शेख से दोनों को ECL पे डालें और परफॉर्मेंस बॉन्ड बनवाएं उनसे कि तुमने फलां चीजें करनी है, अगर नहीं करोगे तो ये इस मुल्क से नहीं जाओगे। और हॉट मनी के सारे यहां पे नाम आएंगे, आज नहीं आएंगे, कल नहीं, परसों तरसों कभी तो आएंगे। हम पीछा करेंगे। मार्क माई वर्ड्स। ECL पे नाम डालने का मुतालबा नून लीग की तरफ से असेंबली के फ्लोर पर हुआ। कैसे शेख साहब, क्यों हुआ ये मुतालबा और अब इसको फॉलोअप किस तरह करेंगे आप लोग? इस मुतालबे की वजह भी बताएं और फॉलोअप में किस तरह रखेंगे इस मुतालबे को? देखिए, मुतालबा तो बिल्कुल सीधा है कि जो ये 13.25% पॉलिसी रेट रखा गया और उसकी वजह से कहा गया कि ये बाहर से पैसा आएगा और वो हम रिजर्व रखेंगे। तो जो ही आपने देखा कि 1-2 महीने में ही वो सारे का सारा पैसा चला गया, 13.25% भी उनको दे दिया। क्या तरीकाकार था? 13.25% किन्होंने कमाया है? वो हॉट मनी वापस चली गई और इतना ह्यूज, अभी आपने 5.5% उसमें या कम करके 8% कर दी। जो पहले 3,000 अरब रुपए का जो दिया है, जो अभी तक सूद भरा है, ये सारा ये तो इसी इनकी पॉलिसी की वजह से हुआ। उस पॉलिसी से फायदा किसको हुआ? ना तो इंडस्ट्री लग गई, तो मुझे बताएं कि किसने उसका फायदा लिया। बात ये सारी हॉट मनी जो आपने रखी, उसका इंटरेस्ट रेट पे किया, उसका इतना बड़ा ह्यूज हमने मार्कअप पे किया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट तो ये हो गया कि हम टोटल फेलियर, हमारा 9% से ज्यादा इन्होंने अब रखा था। पिछले बजट 7% जो डेफिसिट होगा, जो बजट का खसारा, पिछले बजट की तकरीर आप उठा के देख लें, लेकिन ये 9.5% तक चला गया। जो इतना बड़ा खसारा हुआ इसी वजह से हुआ कि जो इतना ऊंचा रेट रखा और उस रेट पे जो रकम आई बाहर से और वो फौरन वापस चली गई, उसका जो इस दौरान में फायदा लिया। अब क्यों नहीं लोग वही रकम यहाँ ला रहे ना? वो सिर्फ वो फायदा लेने के लिए किया गया ना। 5% जो एक्स्ट्रा हुआ, आज 5% ज्यादा रेट है, तो उसका तो उस तौर पे अगर एक्सपर्ट को लाते हो, मुझे ये बताएं, ये बाहर वाले इतने अगर हैं तो कभी किसी बाहर वाले ने पाकिस्तान में अपना बिजनेस करके दिखाया? ये बिजनेस के फरोग चाहते हैं, ये कहते हैं कि ये इस तरह इकानमी बढ़ेगी। मुझे कोई भी बता दे, ये तो आते हैं, यही एक ही हमारे वजीर जो मुशीर खजाना, वही उस वक्त काफ लीग की हुकूमत में रहे,
वही पीपल पार्टी की हुकूमत में, वो अभी पीटीआई की हुकूमत में, और कोई पाकिस्तान के अंदर। हमें ये बताइए, हम दिन रात कारोबार करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, मुल्क की इकानमी के बारे में बातचीत करते हैं, किस तरह मुल्क बेहतर होगा। ये इतना बड़ा खसारा छोड़ के चले गए, कोई पूछने वाला इनको नहीं है। तो ये तो बिल्कुल हार्ट मनी को लाजमी, तो ये मुल्क के मफाद की बात है ना। इस तरह या तो वो रकम हमारे रिजर्व में रहती, अगर रिजर्व हमने बढ़ाना था ना, वो रिजर्व रही, और जो इस दौरान में 5% ज्यादा पे किया गया। हमने जो रेट रखा हुआ था वो तो 6% था पॉलिसी रेट, इन्होंने उसको बढ़ा के 13.5% कर दिया। अभी वो वापस आज 8% है। तो क्या हमें समझाया जाए ना कि उसके फायदे क्या थे, ये कम करने का क्या फायदा हुआ है। और 3,000 अरब रुपए हमने डेट सर्विस में पे कर दिया, ये सारा, ये जो हार्ट मनी भी चली गई। तो आप ये बता दीजिए, तो बिल्कुल लॉजिकल है ना, कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। वैसे तो कोई भी बात हो तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी होती है, नैब उनको बुला लेती है, लेकिन इतने बड़े ह्यूज मैटर में। और अभी आप देखिए कि तेल की प्राइसेस में क्या हुआ। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा स्कैम तो ये है, मार्च में तेल की तमाम जो मार्केटिंग कंपनी है उनको बैन कर दिया, जब पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम तेल का रेट हुआ। $15 ब्रेंट का रेट हो गया। मैं खुद ऑयल यानी पेट्रोकेमिकल का बिजनेस करता हूं, ये 40 साल में नहीं हुआ। एक रेट इतना कम हुआ, बजाय कि उसका फायदा उठाने पे, ये इंडिया ने तो उसको हेज किया है, बजाय कि 6 महीने का हम खरीद लेते हैं उस वक्त ऑयल, और इंडिया ने किया है, आपके सामने है मिसाल। हमने वो खरीदा, उनको बैन कर दिया ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कि $15 में आप नहीं खरीदो। आज वो फिर $38 हो गया है ब्रेंट का रेट। आप बताइए कि कौन जिम्मेदार है इतने बड़े ह्यूज डिफरेंस का। हमारा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो जाता, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का खसारा कम हो जाता। तो आप मुझे बताइए ना, कोई चीज, कोई अकाउंटेबिलिटी कहाँ हो रही है? अकाउंटेबिलिटी तो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा नून लीग ने कर दिया है। तो नुसरत साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी इन्होंने जो मुतालबा किया है वो हॉट मनी का है, और ये कह रहे हैं जो 6% से इनके जमाने में रेट ऑफ यानी पॉलिसी रेट था, शरह सूद था, उसको 13.25% पे आप लेकर आए, फिर 8% कर दिया। लेकिन इससे जो फायदा उठाया जिन लोगों ने, वो कौन थे? और एक परफॉर्मेंस बॉन्ड का जिक्र किया, यानी आप लोग एक परफॉर्मेंस बॉन्ड दस्तखत करवाएं मुशीर खजाना से और गवर्नर स्टेट बैंक से। आपको कोई एतराज है इस पे? क्योंकि ये दोनों तो पीटीआई के हैं भी नहीं, वैसे भी ये तो आपकी टीम में है, लेकिन दे आर नॉट पीटीआई। तो आप बतौर एमएनए पीटीआई, डू यू आल्सो वांट दिस? नुसरत साहिबा, देखिए, पीटीआई के नहीं है, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अब हफीज़ शेख साहब ने जब कल जिस तरह उन्होंने बात की है, जितनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है, और जिस तरह ये बजट पेश किया है, जिन हालात में इस बजट को पेश किया गया है, 13% पे लेके जाने का मतलब ये था कि हम जल्द से जल्द इन कर्ज़ों से निजात पालें। लेकिन वो हालात इस तरह के पलट गए कि दोबारा, आपको पता है, इकॉनमी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी डिप्लीट हुई है। अमेरिका और यूरोप और कर्जे उतर जाए हमारे, तो उससे तो कर्जों पे सूद और बढ़ गया आपका, और आपको 3,000 अरब ज्यादा कर्जों पे सूद देना पड़ा ना, उससे तो आपको नुकसान हुआ। इससे कर्जों से कैसे आप छुटकारा पानी थी बढ़ाकर रेट? वो तो नुकसान हुआ, जाहिर है वो तो नुकसान हुआ, लेकिन शुरू में जो दिल में सोचा था वो तो यही था कि इस तरह हमारे कर्जे कम हो जाएंगे, हम लोग ज़्यादा अदा कर देंगे तो कर्जे कम हो जाएंगे। आपने देखा है कि पहली हुकूमत है जिसने 500 अरब रुपए के कर्जे भी अदा किए। रेट बढ़ाने से आप कर्जे, दिल में आपकी नियत थी कि कर्जे कम हो जाएंगे, ये तो कोई कहीं किसी भी बुक में ऐसी कोई लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि रेट इसलिए बढ़ाया था कि कर्जे कम हो जाएंगे। कर्जे कम करना चाहते थे। देखें, आपको पता है कि ये पहली गवर्नमेंट है जिसने 500 अरब रुपए का कर्जा अदा किया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये लोग सिर्फ कर्ज लेते रहे, लेकिन इन्होंने वापस कभी नहीं किया। तो ये इतना बड़ा बोझ इस हुकूमत के ऊपर था कि वो चाह रही थी कि किसी ना किसी तरह इस बोझ को कम किया जाए। उस बोझ को कम करने के लिए तो मैम आपको पता है इकोनॉमी की वजह से दोबारा जहाँ पे हम एस्टैब्लिश हुए थे, आपको बढ़ाना नहीं था उसको, कम करने के लिए बोझ को। नहीं, वो तो सही है, लेकिन ये हमारे ऊपर तो बहुत कम डिपेंड करता है ना। ये तो जिससे हम कर्ज लेते हैं, IMF है, ये दूसरी जो इदारे हैं, उनकी डिमांड होती है ना कि आप ये डिस्कशन करें या वो करें। तो मेरे ये आप इस वक्त इस कॉन्सेप्ट को जो डिस्काउंट रेट का स्टेट बैंक का है, हाँ, मैं इकोनॉमिक्स में नहीं हूँ। हाँ, तो मैं सही है, मैं क्योंकि बहुत सी आप मिसकंफ्यूजन में बात इस वक्त हो रही है इधर आगे पीछे। मैं इस ब्रेक ले लेता हूँ। इस ब्रेक के बाद मैं आपसे आप ही के पास आता हूँ और पूछता हूँ, क्योंकि कुछ और अहम सी आज के सेशन में हुए हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और अब से कुछ देर कबल कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ साहब ने मुतालबा किया कि गवर्नर स्टेट बैंक और मुशीर खजाना का नाम ECL में डाल दिया जाए। उसका रैशनल ये जी कि डिस्काउंट रेट 13.25% तक ले गए, 6% से हॉट मनी आया, किसने कमाया, और परफॉर्मेंस बॉन्ड की बात भी की है ख्वाजा आसिफ साहब ने। ये इस बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हुए एक स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला भी हो रहा है। इस पर भी एक सवाल आपसे नुसरत साहिबा, फिर हम गैस साहब की तरफ आएंगे। लाहौर में तो हुआ है फैसला, हमने सुना है कि 20 और मुकामात शहर हैं जहां हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, कराची और दीगर शहरों में। अब स्ट्रैटेजी आपकी हुकूमत की क्या चेंज हुई है? अब लॉकडाउन कर रहे हैं स्पेसिफिक हॉटस्पॉट एरियाज में? क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑन बोर्ड हैं? क्या पॉलिसी शिफ्ट है इस पर नुसरत साहिबा? जी बिल्कुल इस तरह की चीज़ है। अभी आप देखें इस्लामाबाद में बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिनको लॉकडाउन कर दिया गया है, जहाँ पे ज़्यादा मरीज़ पाए जा रहे हैं। तो यही रखा जाएगा एक तरीक़ाकार कि वो देखेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा मरीज़ पाए जा रहे हैं, फिर वहाँ उस इलाके को लॉकडाउन कर दिया जाएगा। लेकिन मसला ये है कि आपको पता है और सबको पता है कि हम इस कोरोना से पहले तो 25% नीचे गुर्बत की लकीर से जा रहे थे, लेकिन इस वक्त शायद 40-50% लोग जो हैं वो गरीब हो गए। हम टोटल लॉकडाउन नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया अब उस पे आ गई है कि उनको उस लॉकडाउन में थोड़ा नरमी करनी पड़ेगी। लेकिन जो इलाके ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जो शहर ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, उनको फिर लॉकडाउन कर दिया जाएगा। अभी हैदराबाद से एक ख़बर आई है कि एक पूरी फैमिली जो ईद की छुट्टियों में एक साथ जिन्होंने गुजारा, उसमें से देवर की डेथ हो गई है। उसकी सास, ससुर और एक और देवर इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और घर में 2-3 लोग और बीमार हैं। तो ये वाली वो चीज़ें हैं, अगर किसी घर में या किसी इलाके में इस तरह की चीज़ है तो डेफिनेटली उसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ लोगों को ये बताने की भी बेइंतहा ज़रूरत है कि आपने किस तरह रहना है, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि अब हमें इस कोरोना के साथ रहना है। कुछ कहा नहीं जा सकता, पूरी दुनिया इसके चक्कर में तबाह बर्बाद हो रही है कि हर मुल्क की इकॉनमी डाउन हो गई है। हर मुल्क का जहाँ पे बेइंतहा तरक्की याफ्ता मुल्क थे, वहाँ पे तक आप देखें कि उनका हेल्थ सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया। लोग इतनी तादाद में मरे हैं कि हम उसका तस्वर नहीं कर सकते। फिर भी मैं कहती हूँ इन तमाम हालात के बावजूद, इतनी गुर्बत के बावजूद, पैसे की कमी, फैसिलिटीज़ की कमी के बावजूद, अभी भी हमारा रेशो वो नहीं है जो तरक्की याफ्ता ममालिक का था और उनके साथ जो हुआ है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि जिस तरह चीन में ख़त्म हो गया था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद अब पता चला है कि सेकंड वेव आई है। और जब सेकंड वेव आती है तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक होती है। लोग कभी भी इस बात से तसल्ली में ना आ जाए कि ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। कभी लॉकडाउन, कभी स्मार्ट लॉकडाउन के बाद भी हमें बहुत अरसे आपकी एक पॉलिसी नहीं रही इस पर साहब इस मामले पे, क्यों? और ये बार-बार आप पॉलिसी हो नहीं सकती। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आप देखें कि आपकी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह उसने कहा, आपके वज़ीर आज़म ने बिल्कुल उसी तरह बात की। उन्होंने कहा 2% लोग इसमें फौत होते हैं, बाकी सेहतमंद होकर चले जाते हैं। फिर उसमें हुआ कि जी आपसे नहीं लगता, बल्कि कोई और मरीज़ अगर छीकेगा तो उससे फिर होगा। तो ये तमाम चीज़ें वो लोग कहते रहे। तो ज़ाहिर है ये एक नया वायरस है जिसके बारे में इससे पहले कोई नहीं जानता था। वज़ीर आज़म अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं कर रहे थे कि आप लोगों का ख्याल ये कि उन्होंने कहा कि नरमी की जाए और उन्होंने कहा सख्ती की जाए, तो इससे बहुत ज़्यादा फैल गया। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, कैसर शेख साहब से भी गुफ्तगू का, कैसर साहब क्योंकि आपने वो जो मुतालबा किया, मैं उसी पर एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आई एग्री विद दिस 100% के 13% डिस्काउंट रेट 13.25 नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ही गलत फैसला था, जिससे हमारी लोकल इंडस्ट्री, हमारी मईशत, सब चीज़ों को बहुत, और हुकूमत को खुद नुकसान हुआ क्योंकि उनकी डेट सर्विसिंग बढ़ गई। लेकिन एक और सवाल हमाद अजहर साहब ने उठाया था, मैं आपकी तरफ रखूँगा, क्योंकि आप नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी भी हेड करते रहे, फाइनेंशियल उमूर से वाबस्ता भी रहे। आपने PIBs यानी आपकी हुकूमत ने PIBs 2014 में इशू किए, 12% रेट था, जब टीबिल्स का रेट 8% था। ये 2 खरब के टीबिल, ये इस वक्त आपने PIBs जो है इशू किए, जिससे मईशत को तकरीबन 80 अरब का नुकसान एनुअली हुआ 2 या 3 साल तक। इसकी तहकीकात का मुतालबा कब करेंगे आप लोग, कैसर शेख साहब? ये पूरे का पूरा जो मामला है ना, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सिंपल है, आप क्योंकि बात को समझते हैं। मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो IMF से रिजाइन करवा के यहाँ गवर्नर स्टेट बैंक बने, और फिर स्टेट बैंक को पूरा खुद मुख्तार कर दिया गया। मैं तो आपका पूछ रहा हूँ कि PIBs का सर, मैं अभी के डिस्काउंट रेट तो मैं बोल रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि गलत हुआ, बिल्कुल बहुत गलत फैसला था, एग्री विद दिस, लेकिन ये PIBs का भी थोड़ा बताएं जी, ये क्या हुआ था मामला? ये PIB
PIB भी बिल्कुल वही मामला है जो पहले हम बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं ना, ये रेट था ही नहीं किसी चीज का भी। तो जब ये अच्छा, एक आप और बात बड़ी इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, एक साल स्टेबल किया गया डॉलर और पाकिस्तान रुपए के रेट में, तो ये जो जितना भी PIB में या जिस भी किसी किस्म का कोई दिया गया ना, वो डॉलर के इक्विवेलेंट दिया गया। क्योंकि डॉलर और रुपये को एक साल में स्टेबल, पहले डॉलर को बढ़ा दिया गया, फिर 155 रुपए 6-8-10 महीने हुआ, तो वो क्या हुआ कि आपने 13.25% या PIB को भी जो किसी को भी दिया है तो वो डॉलर टर्म्स में दिया है, पाकिस्तानी रुपए में नहीं। जहां दुनिया में रेट 2% चल रहा था, आपने 8-10% दिया या 13% दिया, गलत दिया, हॉट मनी था सर, फायदा उठाया लोगों ने। लेकिन फिर आपके PIB के इन्वेस्टर्स कौन थे, उनकी भी लिस्ट जारी करें जिन्होंने 12% पे लिया और वो 8% रेट था टी-बिल्स का उस पर, वो 80 अरब का जो फायदा उठाया सालाना, वो कौन लोग थे, उनकी भी कोई तफसीलात हैं आपके पास कोई, वो इन्वेस्टर्स, ताकि हॉट मनी की भी तफसीलात हैं, वो भी आए, सारी आए ना आपके सामने। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये सारे मामले को, इतना बड़ा ह्यूज मामला है, लेकिन वो उनको कहते हैं ये खुद मुख्तार भी है, कोई उनको चेक भी नहीं कर सकता। और ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है, आप खुद समझते हैं मामले को, आप मुझे बता दीजिए कि ये रेट कहाँ एडवाइजेबल था, और आज वो रेट 5% कम कर दिया गया, तो फिर ये जरूरत क्या थी उस वक्त? अभी तो हुकूमत को फायदा हुआ कि कम, और एक